गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो साहब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और इसमें आज रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसी से रिलेटेड है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कंबाइंड वेटेज दी हुई है इसकी 10 to 12 मार्क्स। लगभग आप मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आते। कभी कभी कोई एक आध क्वेश्चन टफ आ जाता है इसमें से। ठीक है, इन जनरल आसान आता है पेपर। प्रोबेबिलिटी का मतलब हमें क्लियर ही है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, संभावना। ठीक है, तो मेनली दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बायस्ड होती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। ठीक है, डिसीजन में हेल्प करती है, मैनेजमेंट में काम आएगी। लेकिन हम कौन सी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी 3 डेफिनेशंस है। सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन, और तीसरी है मॉडर्न डेफिनेशन। ये 3 डेफिनेशन हम करेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 10th क्लासेस में भी सेम है वो क्लासिकल डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लासिकल डेफिनेशन में जो आपकी वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है, सारी की सारी वैल्यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, अलग अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और वो सारी मिलके सैंपल स्पेस को कवर करती है। जैसे इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्टिंग में जैसे आपने पढ़ा है क्वाइंस। अब क्वाइंस देखो, 2 क्वाइंस, क्वाइंस पे क्या आएगा? हेड और टेल। तो हेड और टेल, हेड का टेल से कोई लेना देना नहीं होता, टेल का हेड से, तो दोनों अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है पहले का दूसरे से कोई लेना देना ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो उसमें। ठीक है, इसके बाद हेड और टेल को टोटल मिला दे तो देखो सैंपल स्पेस हो गया हेड और टेल, 2 ही वैल्यू है इसमें। तो इसमें इस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसमें इवेंट आपके फाइनाइट होने चाहिए। अब जैसे हेड और टेल 2 ही वैल्यू है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट फाइनाइट है, तो ये हमारी क्लासिकल डेफिनेशन है। थ्योरम लगाओगे फेवरेबल ओवर टोटल, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो इसके क्वेश्चन आपके मिलेंगे क्वाइन, डाई, कार्ड्स और नंबर्स। केवल ये क्वेश्चन आपको क्लासिकल डेफिनेशन के मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे एरिया वास्ट होता गया प्रोबेबिलिटी का, इस डेफिनेशन से काम नहीं चला। अगर एन वेरी लार्ज हो जाए तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन पे आना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस एन क्या होता है? वेरी लार्ज हो सकता है, एन 10 to infinity, कितना भी बड़ा हो सकता है। मॉडर्न डेफिनेशन में हमें सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधा ही काम चल जाता है। ठीक है, एक्सियम्स की हेल्प से हम करते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम क्लासिकल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें हम केसेस बनाते हैं, पूरा सैंपल स्पेस बनाते हैं, फेवरेबल केसेस उसमें से ढूंढते हैं और डिवाइड बाय टोटल केसेस करते हैं। तो इसके क्वेश्चन सिंपल होते हैं, जैसे क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वाइन है तो बताओ आपके सैंपल स्पेस बोलते हैं, ये है आपका हेड और टेल। 2 ही आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। फिर इवेंट आपको पता होना चाहिए, इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है जो हैपन होगा आपकी वैल्यू। मान लिया हेड आपको चाहिए, तो बताओ हेड आने के चांस कितने हैं? फेवरेबल केसेस हमें क्या चाहिए? हेड। हेड आने के चांस, एक केस है हेड और टोटल केसेस कितने हैं? 2, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड आने के। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहां तक तो आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि हेड आए या टेल आए, ठीक है, आप बताओ क्या क्या आएगा? हेड या टेल, आप बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 है ना, क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब मैं कहूं कि हेड एंड टेल, हेड और टेल दोनों आ जाए एक साथ, पॉसिबल ही नहीं है ना हेड और टेल एक साथ आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक अपने को आना चाहिए। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम?
0 प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट, 1 प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट, और ये हमारा हो गया कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। इतना बेसिक क्लियर है। अब ये तो थी एक कॉइन की बात। अगर यहाँ 2 कॉइन्स हो जाए तो एक बार 2-3 क्वेश्चन मुझे ओरली बताना। 2 कॉइन्स है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, इसमें बताओ 2 हेड आने के चांस, दोनों हेड दो, 1/4, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, 3/4। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये। ऐसे अगर 3 कॉइन्स हो जाए, 3 कॉइन्स है, टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, 8 वैल्यू, हेड हेड हेड। अब हेड हेड टेल थर्ड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। इसमें बताओ मुझे 3 हेड, 3 हेड आने के चांस, 1 हेड आने के चांस, 1 हेड कितने केसेस में है, 3/8। 2 हेड कितने केसेस में है, 4 हेड, 0। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो कर सकते हो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस। तो ये हो गए क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। 3 क्वाइन से ऊपर नहीं आता इसमें। ठीक है, अब इसके बाद डाई, डाई में सैंपल स्पेस बताओ क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बताना मुझे इवन नंबर आने के चांस, ऑड नंबर आने के चांस, 3/6। नंबर ग्रेटर देन 4, 2/6। क्या 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 वैल्यू आएगी, 5 and 6। नंबर लेस देन 5, नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर लेस देन 7, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कर लोगे 1 डाई से रिलेटेड क्वेश्चन। प्राइम नंबर 2 3 5। ठीक है, इवन नंबर 2 4 6। अब अगर मान लिया 2 डाई है तो 2 डाई के केस में टोटल केसेस बताओ कितने बनेंगे, 1 1 1 2 अप टू 1 6। सिमिलरली 6 6 तक आ जाएगा। ठीक है, टोटल केसेस कितने बनेंगे, 36। ठीक है, अब इसमें मान लिया आपको चाहिए 4 फर्स्ट डाई पे, 4 ऑन फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे 4 हो, बताओ कितने केसेस, कितने केसेस, 6, 6/36। समझ में आ रहा है। 4 पहली डाई पे होना चाहिए, तो देखो 4 1 इस पे आ जाएगा, 4 फर्स्ट डाई पे, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, और तो कहीं नहीं आएगा। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6, टोटल केसेस 36। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 2, नंबर का गैप 2 होना चाहिए। तो देखो 1 3 2 का गैप है, और 2 4 और 3 5 और 4 6। क्लियर है इतना। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, यानी कि 3 1 4 2 5 3 6 4। तो बताओ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 8, टोटल केसेस 36। समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। ठीक है, अब अगर इसमें ऐसा आ जाए कि सम आपका 9 होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ सम 9 कौन कौन सी वैल्यू का आ रहा है, 5 4 4 5 और 6 3 3 6। कितने केसेस है टोटल, 4। तो कितना आंसर, 4/36। तो सम वाले जो क्वेश्चन है इनके लिए एक तरीका है, मिनिमम सम बताओ कितना होगा, 2। तो 2 3 4 5 6 7 8 10 11, मैक्सिमम सम कितना जाएगा, 12। तो इसमें वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। यहां तक तो एक एक वैल्यू कम है,
और इसके बाद 13 में से ये वैल्यू हटा दो, 13 माइनस 8 कितना आएगा 5, 13 माइनस 9, 13 माइनस 10 3, 13 माइनस 11 2, 13 माइनस 12 1। क्लियर है? सम वाले क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। तो एक बार एक क्वेश्चन और करो, 2 डाई है, सम हमारा मल्टीपल ऑफ 4, सम मल्टीपल ऑफ 4। तो बताओ क्या क्या वैल्यू होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए 4 8 12, 4 सम बताओ कितनी वैल्यू का, 8 सम 5, 12 सम 1, टोटल केसेस 36। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब अगर मान लिया 3 डाई है, पर 3 डाई के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, तो एक बार 2 डाई तक की रखते हैं हम इसको। इसके बाद नेक्स्ट है कार्ड्स। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। टोटल कितने कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। जो 26 रेड कार्ड है कौन कौन से होते हैं, डायमंड एंड हार्ट। तो डायमंड कार्ड भी आपके 13 कार्ड होते हैं और हार्ट भी 13 कार्ड। ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं, क्लब और स्पेड। तो क्लब भी आपके 13 कार्ड होते हैं और स्पेड भी। तो इन पे लिखा होता है 1 to up to 10, और उसके बाद जैक, क्वीन और किंग। तो जैक, क्वीन और किंग ये आपके फेस कार्ड होते हैं, और ये 1 आपका एस कार्ड। ठीक है, तो टोटल हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसका अपने को नॉलेज होना चाहिए। अब हार्ट, क्लब, स्पेड, टोटल बताओ फेस कार्ड अगर पूछे कितने फेस कार्ड होंगे, 3 इसके 3 इसके 3 3 3 3 3 इंटू 4, टोटल कितने फेस कार्ड 12। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं 12। ऑनर कार्ड कितने होते हैं, ऑनर कार्ड में ये एस और आ जाएगा, तो 4 कार्ड और ऐड हो जाएंगे, टोटल कितने कार्ड्स हो गए 16। यहां तक बात क्लियर? कार्ड्स के बारे में नॉलेज हो गया। अब अगर आपसे ऐसा पूछे हार्ट आने के चांस कितने हैं, तो बताओ हार्ट कार्ड 13, टोटल कार्ड 52। ठीक है, किंग आने के चांस कितने हैं, किंग कितने होते हैं 4 बाय 52। क्वीन आने के चांस कितने हैं 4 बाय 52। सिंपल क्वेश्चन। अब ये तो था अगर हम केवल एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट आपका ध्यान जाना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वन वैल्यू है जब तक, ध्यान जाना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जैसे अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस बताओ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें एक इवेंट ले लिया मैंने इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर बताओ क्या बनेगा 2 4 6। ऑड नंबर क्या बनेगा 1 3 5। अब ये बताओ इवन का ऑड से कोई लेना देना है, कुछ भी कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं इसको ए कंसीडर करूं और इसको बी, तो ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, कुछ भी कॉमन नहीं है 5। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन कुछ भी ना हो, किसके इक्वल 0। समझ में आ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर कुछ कॉमन आए, जैसे अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर ले लेती हूँ, दूसरा सेट ले लेती हूँ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से आएंगे 2 3 5। तो इसमें बताओ ए इंटरसेक्शन सी आएगा, क्या आ रहा है 2, तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर हो गया इतना? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं, नॉन म्यूचुअली। तो जब तक हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है, बताओ ध्यान किधर जाना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली। अब मिलेंगे क्वेश्चन कैसे, आपको एक इसके लिए सेट थ्योरी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सेट थ्योरी में आपको याद है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता था, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये याद है। अब इसमें बस इतना सा चेंज आ जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा पी।
मतलब प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो थ्योरम होती है ना, इस थ्योरम को बोलते हैं एडिशन थ्योरम। ठीक है, इसको इसमें बोलेंगे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में एडिशन थ्योरम। दो ही थ्योरम है टोटल मिला के, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम जब हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, दो ही थ्योरम लगेगी। अब इसमें एडिशन थ्योरम इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली। अब बताओ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, जीरो। तो बताओ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला हमेशा पूरा लगाओगे। अब तुम कहोगे ऐसा तो हमने कोई क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं, क्योंकि हम अभी तक कर रहे थे बिल्कुल सिंगल इवेंट कि केवल एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी। अब मान लिया जैसे हमारा डाई वाला क्वेश्चन ही था या कार्ड्स वाला क्वेश्चन था, टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है, इसमें मैं कह दूं कि एक कार्ड ड्रॉ करना है, अ कार्ड, ठीक है, काम तो एक ही कर रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट। अब मैंने तुम्हें दे दिया वो कार्ड क्या हो, किंग और क्वीन, ठीक है, ध्यान से समझना। कार्ड कैसा हो, या तो किंग का कार्ड हो या क्वीन हो। अब बताओ जब और आ जाता है, और का मतलब होता है यूनियन, और अगर एंड आता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बताओ इधर क्या है, यूनियन, तो फॉर्मूला हमेशा पूरा लगेगा। फॉर्मूला बताओ सबकी आवाज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यानी कि किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, किंग। किंग की प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने सीखी, क्या होगी, 4/52। इतनी बात समझ में आई। अब क्वीन, क्वीन आने के चांस 4/52। इन दोनों को क्या करना है, ऐड, और माइनस क्या करना है, कॉमन। किंग कार्ड क्वीन हो सकता है, किंग कार्ड क्वीन हो सकता है, नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 0 कर दे, ठीक है। तो बताओ कितना आंसर, 8/52। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थ्योरम जब तक सिंगल ऑब्जेक्ट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली। अब बताओ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था या नॉन म्यूचुअली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं था। तो किसके इक्वल आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके यहां तक। अब इसी में अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, ए कार्ड, एक कार्ड ड्रॉ किया और वो कार्ड कैसा हो, किंग और स्पेड, ठीक है। अब देखो यहां पे भी और आ गया, और है मतलब क्या लगेगा, यूनियन। तो फॉर्मूला हमेशा पूरा ही लगाओगे। एक ऑब्जेक्ट है तो ध्यान किधर जाना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली। फॉर्मूला कंप्लीट ही लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब करो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग के चांस बताओ कितने हैं, 4। स्पेड आने के चांस 13, माइनस कर देंगे जो किंग कार्ड स्पेड था, कितने कार्ड होंगे, एक कार्ड है ना जो किंग का स्पेड है, तो 1/52। समझ में आ रहा है, तो कितना आंसर, 16/52। क्लियर हो गया, क्लियर है सभी को। तो ये इतना सा है आपका एडिशन थ्योरम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को बोलते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसको हम कंपाउंड थ्योरम भी बोलते हैं, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब हमें पहला काम भी करना हो, दूसरा काम भी करना हो, तो इसमें आपका ध्यान जाना चाहिए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्या होता है, अगर मान लिया यही एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से आपको किंग कार्ड चाहिए, ठीक है। किंग कार्ड कितने, 2, 2 किंग कार्ड चाहिए। और फर्स्ट केस है विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, और सेकंड केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट,
सबसे पहले देखते हैं विद रिप्लेसमेंट। आपने दो काम करने हैं। पहला काम किंग कार्ड ड्रॉ करना है, दूसरा काम किंग कार्ड ड्रॉ करना है। दो काम करने हैं, कौन सी थ्योरम? मल्टीप्लाई। अब आपको क्वेश्चन सीधे सीधे करने हैं। विद रिप्लेसमेंट पहला कार्ड निकाला, ड्रॉ किया, देख लिया, वापस रख दिया, ठीक है। फिर उसमें से दूसरा कार्ड ड्रॉ किया। अब बताओ पहला कार्ड ड्रॉ करने के चांस, एक एक हमने इंडिविजुअल तो सॉल्व करना सीखा है ना, तो बताओ किंग कार्ड ड्रॉ करने के चांस 4/52। किंग कार्ड ड्रॉ कर लिया, देख लिया अच्छे से, वापस रख दिया। अब उसमें से दूसरा कार्ड ड्रॉ किया और वो भी क्या है? किंग। तो बताओ किंग कार्ड ड्रॉ करने के चांस 4/52। दोनों काम करने हैं, कौन सी थ्योरम? मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया यहां तक? अब दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें क्या करना है? पहला काम क्या है? किंग कार्ड निकालना, वो देख लिया, अपने पास रख लिया। अब दूसरा एक और किंग कार्ड ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताओ पहला काम करना है किंग कार्ड ड्रॉ करना है। किंग कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 52। वो कार्ड अपने पास रख लिया। अब बताओ किंग कितने हैं? टोटल कार्ड कितने हैं? 51। ठीक है, तो दोनों काम करने हैं, कौन सी थ्योरम? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट, विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है? अब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट देखो, ये जो हैपन हुआ या पहले हैपन हुआ उसका इसकी प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा है ना, चेंज हो गई ना प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां जब ये हैपन हुआ और ये पहले वाला हैपन हो रखा है, इस पे प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट बताओ क्या होता है? फर्स्ट हैपन हो या ना हो उसका दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और डिपेंडेंट क्या होता है? फर्स्ट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग का दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़े। क्लियर हो गया इतना? तो डिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो जब भी आपके एक से ज्यादा काम है, यानी कि मोर देन वन वर्क, मोर देन वन, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, काम भी हो सकते हैं, तो जब भी एक से ज्यादा काम करना हो, ध्यान किधर जाना चाहिए हमेशा? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब समझ में आया कि पहले हैपन हुआ उसका दूसरे पे इफेक्ट पड़ा। इंडिपेंडेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो जैसे ही एक से ज्यादा काम करना है आपको देखना है कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो विद रिप्लेसमेंट बताओ क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हम ये मानते हैं, ठीक है, नथिंग मेंशन, तो हम क्या मान के चलते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बार यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। अब इसके लिए थ्योरम कौन सी होती है? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, है ना, एंड भी बोल सकते हैं इसको, एंड यही तो होता है ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए भी हैपन करना है, बी भी हैपन करना है, लेकिन थ्योरम क्या लगाओगे? बी हैपन हो रहा है और उसका इफेक्ट पड़ सकता है ए का। ठीक है, हैपन बी हो रहा है लेकिन ए का इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि ये जो बात है ना, इसको लिखने का तरीका ये समझ में आ गया? करना सीधा सीधा ही है, बस लिखने का तरीका क्या होगा? ए हैपन हो रहा है, फिर बी हैपन हो रहा है, लेकिन ए का इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? तो इस बात को ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारी थ्योरम है। अगर थ्योरम आ जाती है, बताना क्या लिखोगे? कंपाउंड थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, मतलब समझ में आ गया? ए क्या है? ऑलरेडी हैपन, ये हैपन हो चुका ना, यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी। अब बी की प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो बी क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और ए क्या है? ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हैपन। अब अगर इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा ना, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए है, ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर इवेंट कैसे हो? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बताओ ऐसा बोल सकती हूं? अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो बी बाई ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल सकते हैं। यहां तक ओके? तो अभी अब फिर से बताते हैं।
क्लासिकल डेफिनेशन बताओ क्या कहती है? फेवरेबल केसेस, सबकी आवाज, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। जब तक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जैसे डाई से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, तो हम कौन सी डेफिनेशन लगाते हैं? क्लासिकल। सैंपल स्पेस बनाएंगे, फेवरेबल केसेस देखेंगे, डिवाइड बाय टोटल। फिर दो थ्योरम है हमारी मेन, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जब तक सिंगल ऑब्जेक्ट है क्या लगेगा? एडिशन थ्योरम। ध्यान किधर जाना चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ कॉमन होगा, ठीक है। थ्योरम हमेशा कंप्लीट लगाएंगे। यूनियन की थ्योरम बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। थ्योरम हमेशा कंप्लीट लगाएंगे। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हुआ तो ध्यान किधर जाना चाहिए? सबकी आवाज, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। थ्योरम हमेशा कंप्लीट लगाएंगे। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है। तो बस ये दो थ्योरम में कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, करो फर्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट इतना सही हो गया कंप्लीट। A die is tossed. Find the probability of getting even number over 4. इसमें बताओ इवन नंबर कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 2, 4, 6। फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 6, प्रोबेबिलिटी 1/2। नंबर ओवर 4 5 और 6, फेवरेबल केसेस 2, टोटल केसेस 6। बताओ किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट, नंबर अंडर 4, 4 से कम होना चाहिए। 1, 2, 3, फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 6। आप लोग बताते जाओ, इधर खड़े हो। नंबर एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो हो। 3, 4, 5, 6, फेवरेबल केसेस 4, टोटल केसेस 6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ये कह रहा है ए कार्ड, एक ही काम कर रहे हैं ना। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। प्रोबेबिलिटी बतानी है वो कैसा कार्ड हो? एक स्पेड कार्ड। तो स्पेड बताओ कितने होते हैं? 13। टोटल कार्ड? आंसर 1/4। सिंपल है, यहां तो एक सिंगल इवेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल पैक। प्रोबेबिलिटी बतानी है वो एक किंग कार्ड हो। किंग बताओ कितने? टोटल कार्ड कितना? आंसर 1/13। किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल पैक। प्रोबेबिलिटी बतानी है वो कार्ड एस ऑफ क्लब। क्लब का एस एक ही कार्ड होगा। टोटल कार्ड 52, 1/52। ओके। नेक्स्ट हमें बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड, एक स्पेड फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ ड्रॉइंग। ये कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है स्पेड कार्ड ड्रॉ करने की। तो स्पेड कार्ड ना हो उसके चांस बताओ कितने हैं? देखो इसको बोलते हैं ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो इसको ए डैश से नोट करते हैं, ठीक है। तो ए डैश हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस 1/4 कितना? आंसर 3/4। क्लियर है सभी को? तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट करो सॉल्व। ये कह रहा है लीप ईयर है। लीप ईयर बताओ कितने दिन होते हैं? 366। अगर इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड करो, कैलसी पे नहीं, कैलसी पे नहीं। देखो इसमें 52 आपके संडे भी होंगे, 52 मंडे भी होंगे, तो 7 आ ही गए ना। ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लिया संडे से शुरुआत हुई आपकी साल की, तो लास्ट में 2 दिन और बच जाएंगे क्योंकि ये लास्ट तक आपका सैटरडे तक आ जाएगा, ठीक है। 2 दिन और बच गए, तो वो 2 दिन क्या होंगे? अगर संडे से स्टार्ट हुआ तो संडे मंडे हो जाएंगे, लेकिन अगर मंडे से स्टार्ट हुआ तो ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ तो
तो इस तरीके से बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है वो 2 दिन की। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। कितनी पॉसिबिलिटी है? 7। अब इसमें ये पूछ रहे हैं आपसे कि 53 संडे हो, ठीक है, तो संडे बताओ कब आएंगे। अगर वो लास्ट दिन संडे मंडे हुआ तो देखो 52 तो डेफिनेटली आएंगे, एक संडे और आ गया ना। और अगर वो सैटरडे संडे हुआ तो भी एक संडे आ गया। तो बताओ कितने चांसेस है कि 2 संडे आ जाए? 2/7। तो 53 संडे होने के चांस कितने हैं? 2/7। तो लीप ईयर जहां पे भी आ जाए, बस आपको क्या करना है, अगर 53 संडे या 53 मंडे आ जाए तो 2 एक्स्ट्रा दिन है, तो 2/7। अगर नॉन लीप ईयर है तो क्या कर दोगे? 1/7, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा दिन है। ठीक है, डन, क्लियर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4 रेड 5 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी बताना है कि रेड बोलो। 4/9, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है एग्जाम में। 1 रुपी क्वाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 2 रुपी हो सकता है, 5 रुपी। कितने हैं? 25 + 10, टोटल कितने हैं? 50। तो बताओ कितना आंसर? 35/50। समझ में आया सभी को? इधर 15 1 रुपी क्वाइन, 25 2 रुपी क्वाइन, 10 5 रुपी क्वाइन है। एक क्वाइन सिलेक्ट किया है, एक ही काम कर रहे हो, ठीक है, तो हमें बताना है कि वो 1 रुपी का नहीं होना चाहिए। नॉट सिलेक्टिंग 1 रुपी क्वाइन, तो 1 रुपी नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या कर सकते हो? 15 1 रुपी क्वाइन थे, वो तो लेने ही नहीं। क्या ले सकते हो? इनमें से कोई भी एक और इनमें से कोई भी एक, ठीक है। तो आपके पास कितनी चॉइसेस है? टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस कितने हैं? 25 + 10। टोटल केसेस कितने हैं? इन तीनों को ऐड कर देंगे, 15 + 25 + 10, ठीक है, फेवरेबल ओवर टोटल। अच्छा, इसी में बताओ मुझे, आप ही बताओ, 2 रुपी क्वाइन सिलेक्ट करने के चांस। 2 रुपी का क्वाइन सिलेक्ट करना है, तो बताओ फेवरेबल केसेस कितने? 25, टोटल केसेस 50। आगे समझ, ठीक है। नॉट सिलेक्टिंग 5 रुपी क्वाइन, नॉट सिलेक्टिंग 5 रुपी क्वाइन, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना? 40/50। समझ में आए आप? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन लीप ईयर, कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? 1। 53 संडे, ध्यान से समझना, और कह रहा है ये, और यहां भी क्या है? और, तो थ्योरम हमेशा कंप्लीट लगाओगे। बताना A यूनियन B यूनियन C किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब देखो ध्यान कहां जाना चाहिए जब तक सिंगल ऑब्जेक्ट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली। संडे का भी ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे का भी थर्सडे हो सकता है, आपस में कुछ कॉमन हो सकता है, तो आगे वाला पार्ट तो सारा 0 बन गया, ठीक है, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। तो यानी कि थ्योरम क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, बताओ किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब बताओ A के चांस, 53 संडे होने के चांस, ट्यूसडे होने के चांस, थर्सडे होने के चांस 1/7। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, और ये थ्योरम हमेशा कंप्लीट लगाओगे। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, पहले तो सबकी आवाज, किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। थ्योरम हमेशा कंप्लीट लगानी है। A के एलिमेंट 5 के मल्टीपल बताओ कितने? 50/5, कितने मल्टीपल आएंगे? 10। 7 के मल्टीपल 50/7, माइनस कर देंगे इन दोनों का एलसीएम, 7 और 5 का एलसीएम
35 के कितने मल्टीपल? 1। क्लियर हो गया? इधर लास्ट क्लियर है? बताओ कितनी वैल्यू आ गई? 16/50, 8/25। क्लियर हो गया? देखो सबसे पहले ए के चांस 5 और 7, 5 और 7 दोनों का मल्टीपल यानी कि 35 के मल्टीपल ना, जो इनका एलसीएम है। ठीक है, हाँ जी, 50/35 करोगे एक वैल्यू आएगी ना। ठीक है, पॉइंट के आगे देखना ही नहीं है अपने को। डन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीपल ऑफ 5 और 7। ठीक है, तो और आ गया, थ्योरम हमेशा कंप्लीट लगाओगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन। ए के एलिमेंट यानी कि 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल बताओ क्या बनेंगे? 5, 10, 15, 20 ऐसे कितने मल्टीपल बनेंगे? 50/5 किया, पॉइंट से आगे जो भी आएगा वो रिजेक्ट। ठीक है, तो 50/5 कितना आ गया? 10। नेक्स्ट है बी, 7 के मल्टीपल, 50/7 किया, 7 वैल्यू आ गई। माइनस कर देंगे 5 और 7 के मल्टीपल, 5 और 7 दोनों के ही मल्टीपल हो यानी कि इन दोनों के एलसीएम के मल्टीपल। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 35। 35 के कितने मल्टीपल बनेंगे? एक ही मल्टीपल बनेगा ना जो 50 से कम है। ठीक है, तो वो माइनस कर दिया। एक वैल्यू है जो 5 के मल्टीपल में भी आ गई, 7 के दो बार काउंट हो गई ना, तो एक बार उनको हटा दिया। ठीक है, हाँ जी, यहां तक बताओ क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करो सॉल्व। देखो क्या कह रहे हैं, अ पर्सन इज नॉन टू हिट ए टारगेट। एक पर्सन है वो टारगेट को हिट कर दे अगर 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, इतने चांसेस, 75% चांस है वो हिट कर देगा। एक दूसरा पर्सन, उसका टारगेट हिट करने के चांस है 2/3। यहां तक बात क्लियर? तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है टारगेट बीइंग हिट। देखो क्या कह रहा है, टारगेट बीइंग हिट, टारगेट हिट हो जाए, इस बात से बताओ क्या मतलब निकल रहा है? कोई ना कोई तो टारगेट को हिट कर देना। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट। अब देखो एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट, एटलीस्ट 1 कहीं पे भी आपका आ जाए। प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल में से 9 हटा दो कि कोई भी हिट नहीं कर पाया, तो किसी ना किसी ने तो हिट कर ही दिया होगा ना। तो टोटल में से जब कोई भी हिट नहीं कर पाया वो केस हटा देंगे, तो कोई ना कोई तो हिट कर ही देगा। ठीक है, अब इसमें ये बताओ ट्राई किसने किया है? जब कोई भी हिट नहीं कर पाया, ट्राई तो दोनों ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो 1 माइनस पहला हिट नहीं कर पाया उसके चांस कितने हैं? 1/4। दूसरे ने भी तो ट्राई किया है ना, तो बताओ कौन सी थ्योरम? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दूसरे ने ट्राई किया और वो भी हिट नहीं कर पाया, उसके चांस 1/3। बताओ इतनी बात समझ में आ रही क्या? दोनों काम करने हैं मल्टीप्लाई थ्योरम। तो ये बताओ कितना? 12 एलसीएम, 12 माइनस 1, 11/12। आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हो, देखो मतलब ये नहीं बना ए या बी, या तो ए हिट कर दे या बी हिट कर दे, कोई ना कोई तो हिट कर दे, यही मतलब बना ना। ठीक है, तो ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे भी तो सेम आंसर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ए के हिट करने के चांस 3/4, बी के हिट करने के चांस
2/3 माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ए ने भी ट्राई किया है, बी ने भी ट्राई किया है। ए के ट्राई करने के चांस 3/4, बी के ट्राई करने के चांस 2/3। ठीक है, सॉल्व करो इसको। एलसीएम कितना 12, पहली वैल्यू 9 प्लस 8 माइनस 6, चेक करना कितना आ रहा है 11/12, सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि सेंस तो वही बन रही है ना। तो ये आप नोट कर लो, जब भी एटलीस्ट 1 आ जाए, ये इसकी सेंस आ रही हो, आंसर हमेशा 1 माइनस 2। ठीक है, तो एटलीस्ट 1, आंसर हमेशा 1 माइनस 9। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? हो गया सभी का? 12th क्वेश्चन करो सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से कर लो, बिल्कुल तसल्ली से, कम करो अच्छा करो। ठीक है, ये क्वेश्चंस एज इट इज आ गए तो तुम कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली आते क्वेश्चंस। हाँ तो करो ना, वैल्यू तो अलग है। देखो पहले पर्सन के हिट करने के चांस कितने हैं 3/4, सेकेंड पर्सन के हिट करने के चांस 4/5। हमें क्या बताना है, टारगेट बीइंग हिट किसकी सेंस आ रही है, एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट। तो एटलीस्ट 1 बताओ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अरे सबकी आवाज 1 माइनस 9, पहला हिट ना कर पाए उसके चांस, दूसरा हिट ना कर पाए 1/5, तो 1 माइनस 1/20 कितना आंसर 19/20। बताओ किसी को प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया सभी का। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6, कम से कम एक 6 तो आ जाए। तो पहले तो बताओ मुझे 6 आने के चांस कितने हैं 1/6, ना आने के चांस 5/6। अब ये कह रहे कम से कम एक बार तो 6 आ जाए, तो यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं एटलीस्ट 1। कैसे फाइंड आउट करें, 1 माइनस 9। पहली बार कितनी बार ट्राई किया है 3 बार, तो फर्स्ट टाइम भी ट्राई करना है, सेकंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी, तीनों ट्राई है, मल्टीप्लाई थ्योरम। फर्स्ट टाइम 6 ना आए उसके चांस 5/6, दूसरी बार भी ना आए और तीसरी बार भी ना आए 5/6, तीनों बार ट्राई किया है, मल्टीप्लाई थ्योरम। सिंपल, ये आंसर क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2 चिल्ड्रन है, बताओ क्या क्या पॉसिबल है। हो सकता है दोनों सन हो, एक सन एक डॉटर हो, पहली डॉटर फिर सन हो, या दोनों डॉटर हो। 4 केसेस है। अब ये क्या कह रहे हैं, कम से कम एक सन तो हो सकता है दोनों सन हो। फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 4। सिंपल है। नेक्स्ट, टू थ्रो है, तो बताओ सैंपल स्पेस सबकी आवाज, सबकी आवाज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है,
अब ये क्या कह रहे हैं, दोनों के दोनों हेड दो 1/4। कर पा रहे हैं सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूं, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर होता है पहले फेवर वाली वैल्यू रेशो अनफेवर। ऑड्स अगेंस्ट होता है पहले अनफेवर वैल्यू रेशो फेवर। ठीक है। अब अगर मान लिया ये रेशो दे रखा है 2:3, ये वैल्यू दे रखी है, तो इसमें अगर किसी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो प्रोबेबिलिटी देखो हमेशा क्या होता है, फेवरेबल ओवर टोटल। तो आपको अगर ऑड्स इन फेवर दे रखा है तो फेवर वाली वैल्यू पहले मिलेगी, टोटल वैल्यू इन दोनों को ऐड करके, है ना। टोटल कितनी है, 5 वैल्यू। अगर मान लिया इधर रेशो दे रखा है 5:4 और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है ना फेवर वाली वैल्यू बाद में मिलेगी, तो फेवर कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 9। समझ में है? तो इतनी सी बात है, ऑड्स इन फेवर हो तो फेवरेबल वैल्यू स्टार्टिंग में, ऑड अगेंस्ट है तो फेवरेबल वैल्यू बाद में। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, फेवरेबल ओवर टोटल। तो आपको ये देखना है फेवर वैल्यू कहां मिलेगी। ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन में सबका ऑड इन फेवर दे रखा है, तो बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। बी की प्रोबेबिलिटी 3/11। सी की प्रोबेबिलिटी, यहां तक बात क्लियर? अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ वो तीनों के तीनों सेफली चले जाएं। ठीक है। अब ए को भी जाना है, बी को भी जाना है, सी को भी जाना है, तीनों काम करने हैं ना। बताओ कौन सी थ्योरम, मल्टीप्लाई। अब ए बी सी तीनों सेफली चले जाए ना। अब बताओ ए सेफली जाए या ना जाए, उसका बी से कोई लेना देना नहीं, सी से कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बस तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो बताओ ए के चांस कितने हैं सेफली चला जाए, 2/7। बी के सेफली जाने के चांस 3, के सेफली जाने के चांस 4/11, है ना। तीनों को जाना है, मल्टीप्लाई थ्योरम। कितना हो गया सभी का? किस किस को नहीं आया समझ, किस किस को नहीं आया समझ? सभी को आ गया? अरे वाह, तालियां बजा लो अपने लिए, क्या बात है। हाँ जी, क्लियर है ना सभी को? हाँ जी। 17th क्वेश्चन करो ट्राई। देखो इसमें ऑड्स इन फेवर दे रखा है, तो फेवर बताओ क्या क्या कहां मिलेगा, स्टार्टिंग में। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, सबकी आवाज। सेकंड का क्या दे रखा है, अगेंस्ट। तो फेवर कहां मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। यहां तक क्लियर है? अब ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों के दोनों पास हो जाए, पहला भी पास दूसरा भी पास, दोनों काम मल्टीप्लाई। तो पहला पास होने के चांस 3/10, दूसरा पास होने के चांस, दोनों को पास करवाना है, मल्टीप्लाई। हो गया? बताओ किसी को प्रॉब्लम? अब तो आसान लग रहा है, इतने टफ टफ क्वेश्चन कर रहे हो मतलब। हाँ बस यही लेवल आता है, मजाक नहीं कर रही मैं, दिखा दूंगी तुम्हें, यकीन नहीं होता। आसान है, डरा रही थी वैसे तुम्हें। हो गया, ताकि पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 18th। पहले वाले का क्या है, ऑड अगेंस्ट। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। दूसरे का क्या दे रखा है, फेवर। तो प्रोबेबिलिटी बताओ 7/10। अब ये कह रहे हैं ओनली वन इवेंट विल टेक प्लेस, केवल एक ही इवेंट हैपन हो। तो अगर ए हैपन हो रहा है तो बी हैपन
ना हो, यानी कि ए हैपन बी नॉट हैपन, या फिर ए नॉट हैपन बी हैपन। इन दोनों के बीच में एडिशन, क्योंकि या तो ए हैपन होगा या बी हैपन होगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी हैपन हो रहा है और बी हैपन नहीं हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। अब वैल्यू पुट करो, ए के हैपनिंग के चांस 2/, बी के नॉन हैपनिंग के चांस, ए के नॉन हैपनिंग के चांस, बी के हैपनिंग के चांस 7/10। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, डायरेक्ट ऑन कैलसी करोगे। 2 × 3 डिवाइड 70 मेमोरी प्लस 5 × 7 डिवाइड 70 मेमोरी प्लस MRC 0.5857। अब 39/17 ये तो छोड़ ही दे, 1 से बड़ी वैल्यू है ना, ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 41/70 आ गया सेम वैल्यू, ये आंसर। ठीक है, आसान लग रही है अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, एटलीस्ट वन, सेम क्वेश्चन, एटलीस्ट वन। तो बताओ एटलीस्ट वन कैसे सॉल्व करें? आवाज नहीं आई। ठीक है, 1 माइनस, नो 1 माइनस, पहला हैपन ना हो उसके चांस, दूसरा हैपन ना हो 3/10। सॉल्व करो, पॉइंट। अब ऑप्शन में देखो, 13/14, 9/14, 11/14, ये आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन, ये खुद ही करोगे। 2 बॉल्स, एक से ज्यादा काम, ध्यान किधर जाना चाहिए? सबकी आवाज ध्यान किधर जाना चाहिए? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। कुछ भी मेंशन नहीं है तो विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 5 वाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो दोनों की दोनों डिफरेंट कलर की हो। कुछ भी मेंशन है तो यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली बॉल ली, वो अपने पास रख ली, फिर दूसरी बॉल ड्रॉ की है। समझ में आया? अब 5 वाइट बॉल थी, 7 ब्लैक बॉल थी, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। यानी कि पहले व्हाइट बॉल ड्रॉ करते हैं तो दूसरी ब्लैक, ठीक है, या फिर पहली ब्लैक ड्रॉ करते हैं तो दूसरी व्हाइट। दोनों काम करने ना, दोनों बॉल ड्रॉ करनी है, मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन, क्योंकि या तो पहले व्हाइट ड्रॉ करेंगे या पहले ब्लैक ड्रॉ करेंगे। इनकी प्रोबेबिलिटी और लिखो। व्हाइट बॉल होने के चांस बताओ, व्हाइट बॉल होने के चांस 5/12। अब दूसरी बॉल ब्लैक होने के चांस 7/11, क्योंकि एक बॉल कम हो गई ना। ठीक है, नेक्स्ट, पहली बॉल ब्लैक होने के चांस, दूसरी बॉल व्हाइट होने के चांस 5/11। समझ में आया? ठीक है, सॉल्व कर लो। .5 ए ऑप्शन से चेक करो, यही आ रहा है, ये आंसर। ये क्वेश्चन हम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो, विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑर्डर नॉट गिवन, इस बात का ध्यान रखना, ऑर्डर नॉट गिवन, तो हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं, बस डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। ये तो नहीं कहा ना पहले व्हाइट होनी चाहिए फिर ब्लैक, कुछ भी ऑर्डर नहीं दे रखा, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंट कलर की, यानी कि एक व्हाइट हो और एक ब्लैक हो। ठीक है, एक बार ऐसे करके देखते हैं। 5C1, 7C1, टोटल कितनी बॉल है? 12। 12 में से कितनी बॉल? 2। चेक करते हैं, 5, 7, 12, 11, ये 2 इधर, सिंप्लीफाई करो, 6, 35/66, सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, ऑर्डर गिवन ना हो, कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है।
किसको नहीं आया समझ? दोनों डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। अगर एक वाइट है तो दूसरी ब्लैक हो, अगर पहली ब्लैक है तो दूसरी वाइट हो। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। तुम्हें ये थ्योरम समझ में आ गई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। थ्योरम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। बताना किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले बी हैपन हुआ हो और फिर ए हैपन हो रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, और बी का इफेक्ट पड़ रहा हो। ऐसे ही लिखेंगे इसको, दोनों ही हैपन हो रहे हैं ना, बी हैपन हुआ फिर ए हैपन हुआ और बी का इफेक्ट पड़ रहा है, उसको लिखते ऐसे है। ठीक है, यहां पे ए हैपन हुआ, बी हैपन हो रहा है, लेकिन ए का इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर, लिखते ऐसे है, हैपन दोनों ही हो रहे हैं। अब बताओ, अगर ये वैल्यू मैं इधर रख लूं तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आ रही है इतनी बात? सिमिलरली इसको इधर रख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, बताना किसके इक्वल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये दो फॉर्मूले और आ गए, इनको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है ना जो बेसिक फॉर्मूला है अपना इंटरसेक्शन का ही। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो डिवाइड में वैल्यू है वो डिवाइड में आएगी, ऊपर कॉमन आएगा। डन यहां तक? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा सेट थ्योरी का दो चार फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a में से कॉमन एलिमेंट हटाना। ठीक है, यही मतलब होता है ना। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इतना सा पता होना चाहिए। सिमिलरली बताओ b माइनस ए किसके इक्वल? b में से कॉमन एलिमेंट हटाना, या फिर b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ये अपने को पता होना चाहिए। तीसरा, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग अप्लाई करने से यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। बस ये चार फॉर्मूले अपने को पता होनी चाहिए। तो इतना सबको क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका यहां से आ जाता है। ठीक है, तो करो ट्राई 20th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तसल्ली से कर लो, बिल्कुल आराम से। एक क्वेश्चन यूनियन वाला, एक क्वेश्चन वो जो हमने किया था कि कोई एक हैपन कर रहा है, एटलीस्ट वन, इस टाइप की वैल्यू आ जाए। एक क्वेश्चन यहां से, ठीक है, लगभग आ ही जाता है। देखो यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। पहले इतना काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो। तो ए प्लस बी माइनस यूनियन, तो इंटरसेक्शन आ जाएगी। बताओ कितनी आ रही है? 13/30। एक बार इतना क्वेश्चन सभी करो। अब ए बाई बी का फॉर्मूला पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों वैल्यू पुट करो। हो गया? सभी कर पा रहे हैं? पहला पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताना क्या लिखूं मैं इसको? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू है आपके पास 13/30, बी की वैल्यू है 3/5। सॉल्व कर दो। 13/30 इंटू 5/3, चेक करो 13/30
18। बताओ किसी को प्रॉब्लम? सिंपल है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, बताना क्या लिखूं? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोनों वैल्यू है आपके पास, करो पुट। इसकी वैल्यू 13/30, ए की वैल्यू 2/3। सिंप्लीफाई करते हैं, 13/30 इंटू 3/2, ये वैल्यू 10, कितना आंसर? 13/20। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फाइंड आउट करना है ए डैश बाय बी। ये ध्यान से देखना, ऊपर क्या आएगा? कॉमन, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी। डिवाइड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां तक ओके है। अब देखो, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट हमेशा पीछे वाली वैल्यू पे, यानी कि जिस पे कॉम्प्लीमेंट है पहली वाली वैल्यू में से इंटरसेक्शन हटाना है ना, जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन हटाना है, तो बी में से इंटरसेक्शन हटाना है ना। तो बताओ इसका मतलब क्या है? बी में से इंटरसेक्शन हटा दें, है ना। जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन हटाना है। तो कॉम्प्लीमेंट किस पे नहीं है? बी पे, तो बी में से इंटरसेक्शन हटाना है। डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक बार यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? बी की चांस कितने दे रखे हैं? 3/5। पुट कर दो, बी की वैल्यू 3/5। इंटरसेक्शन कितनी है? 13/30। बी के चांस कितने हैं? 3/5। करना सोल्व, कितना आ रहा है? फाइव बाई 18। 30 एलसीएम, 18 माइनस 13 इधर हो जाएगा 5/3। ये कैंसिल, 5/18। बताओ समझ में आया क्या? सिमिलरली नेक्स्ट करो, a बाय बी डैश। ऊपर बताओ क्या आएगा? कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। तो जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से सबट्रैक्ट करना है, तो मतलब क्या कर दें? a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। डिवाइड में बताओ b कॉम्प्लीमेंट है, b कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सारी वैल्यू है आपके पास, पुट करो। a की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3, तो 2/3 माइनस 13/30 अपॉन 1 माइनस 3/5। करो सोल्व। हो गया? डन सभी का? एलसीएम लो, 30 एलसीएम 20 माइनस 13 इंटू 5/2 हो जाएगा 6, 7/12। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखो, ए डैश बाय बी डैश। ऊपर बताओ क्या आएगा? कॉमन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन कंबाइन करेंगे तो इंटरसेक्शन किस में चेंज? यूनियन में। तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस बात का मतलब क्या है? 1 माइनस ए यूनियन बी, और इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। करो सोल्व। यूनियन है अपने पास, कितना है? यूनियन 5/6 और बी कितना है? 3/5। कर दो सोल्व। 1/6 इंटू 5/2, 5/12। ठीक है, इससे अलग कोई पार्ट नहीं आता, यही 5 पार्ट आएंगे। ठीक है, क्लियर है पांचों पार्ट? अब एक क्वेश्चन लो, मैं देती हूं तुम्हें। ए की वैल्यू गिवन है 2/3
बी की वैल्यू गिवन है 5/6 यूनियन 7/12। इस पे चेक करना इंटरसेक्शन सही आ रही है क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसा लेना पड़ेगा ना, एक बार चेक करना इंटरसेक्शन कितनी आ रही है। ए प्लस बी माइनस यूनियन कर दो, देखो इंटरसेक्शन माइनस में आ रही है, तो यूनियन आप ले लो 11/12 लेना। अब चेक करना, अभी भी माइनस में आ रही है। 2/3 प्लस 5/6 माइनस 11/12, 12 एलसीएम 12 प्लस 10 माइनस 11। पहले भी सही थी, पहले कितनी ली थी 7, तो यहां कितना हो गया था 7, तो यहां कितना हो गया 7। चेक करना कितनी वैल्यू आ रही है। इंटरसेक्शन आ कितनी रही है, कितना 15 15। अरे तो 7 से कैसे आ सकता है, क्या कह रहे हो 12, एलसीएम कितना आएगा 3, 6 और 12 कितना आएगा 12, 8 प्लस 10 माइनस 7, वैल्यू कितनी आई 11/12। लेकिन एक बात तो देखो ना 11/12, अब एक बार 11/12 की वैल्यू बताओ कितनी है 0.916। 2/3 की वैल्यू, तो ये तो नहीं हो सकता, कॉमन ज्यादा कैसे हो सकता है, तो इसीलिए 11/12 लो। ये चेक कर रही थी मैं, 11/12 लेके बताओ कितना आ रहा है। इंटरसेक्शन 7/12, सॉल्व करके बताना 7/12 कितना आ रहा है 0.5, और ये कितना आ रहा है 6, 7। तो अब पॉसिबल है, इस वाले क्वेश्चन पे करो, क्वेश्चन तो डंका लो ना जिससे वैल्यू आ जाए। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है ए गिवन है, बी गिवन है, यूनियन गिवन है। आपको इसमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। थर्ड पार्ट फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाय ए। फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश। पांचों पार्ट इस पे फाइंड आउट कर दो।
देखो सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, इतना काम आप लोगों को ही करना है। इंटरसेक्शन आएगी कैसे, ए के सारे एलिमेंट मतलब 2/3 प्लस 5/6 और माइनस कर देंगे यूनियन तो इंटरसेक्शन आ जाएगी। ठीक है, करो सोल्व। 12 एलसीएम 8 प्लस 10 माइनस 11 कितनी वैल्यू आई 7/12। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने तक बताओ कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ में आ गई। अब a बाई बी ऊपर कॉमन एलिमेंट डिवाइड में यहाँ जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो ऊपर बताओ क्या आएगा a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। यहां तक बताओ कोई दिक्कत। a इंटरसेक्शन b कितना है 7/12, तो 7/12 इसके डिवाइड में 5/6। ओके, सिंप्लीफाई किया 7/12 इंटू 6/5, सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना आंसर 7/10। ये इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट सिमिलरली हो जाएगा, b बाई ए है तो ऊपर क्या आएगा a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। इंटरसेक्शन कितना है 7/12, a डिवाइड में ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा 3/2 लिख दूं तो ये वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर 7/8। यहां तक बताओ कोई दिक्कत। थर्ड पार्ट है b डैश बाय a, ऊपर क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश इंटरसेक्शन a डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। यहां तक बात क्लियर। अब जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन हटाना है, तो मीन्स आपको क्या करना है a में से इंटरसेक्शन हटाना है। क्लियर है, जिस पे इंटरसेक्शन नहीं है, देखो किस पे नहीं है कॉम्प्लीमेंट, किस पे नहीं है a पे, तो a में से कॉमन एलिमेंट हटाना है। ठीक है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। a की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, तो 2/3 माइनस ये कितना है 7/12 अपॉन 2/3। करो सिंप्लीफाई, 1/12 इंटू 3/2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/8। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो a बाई बी डैश, तो इसको क्या लिख दें a इंटरसेक्शन b डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश। ओके, अब किस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है a पे, तो a पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो a में से कॉमन एलिमेंट हटाओगे ना, तो a माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, डिवाइड बाय b डैश क्या बनेगा 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ओके, तो देखो a कितना है 2/3 इंटरसेक्शन 7/12, 1 माइनस b कितना है 5/6। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लोगे। लास्ट पार्ट देखो a डैश इंटरसेक्शन b डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश, तो ये देखो क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट कंबाइन करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा यूनियन में, तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है तो 1 में से यूनियन हटाओगे ना a यूनियन b अपॉन 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ b। क्लियर, तो अब 1 माइनस a यूनियन b कितना है 11/12, b कितना है 5/6। क्लियर, तो बस इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं आएगा, इनमें से कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फटाफट क्वेश्चन करो आगे। हाँ जी, 21 क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, कर लो फटाफट। 21 क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। A bag contain 4 white 5 रेड, दूसरा बैग है उसमें 4 रेड 5 वाइट। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो बैग की भी प्रोबेबिलिटी आती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बैग आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2। उसमें से क्या काम करना है 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, तो आपको इन बॉल्स के बारे में बताया कैसे ड्रॉ करनी है नहीं, तो क्या मान के चलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक व्हाइट हो एक रेड हो, ये तो नहीं कहा ना पहले वाली व्हाइट हो दूसरी वाली रेड हो, तो ऑर्डर गिवन नहीं है, तो बताओ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला बैग है
उसकी चांस 1/2। वहां से बॉल ड्रॉ करनी है और एक वाइट हो एक रेड हो, तो 4C1 5C1, टोटल कितनी बॉल है 9C2। यहां तक बात समझ में आई। फिर हो सकता है दूसरा बैग हो, वहां से भी एक बॉल ड्रॉ करनी है, 4C1 5C1 डिवाइड बाय 9C2। करो सॉल्व। तो ये बन गया 1/2 4 5 9 8 2 और इंटू 2 कर दूं तो ये वैल्यू 5/9। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल था मेरे हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सिंपल मेथड से कैसे? विदाउट कॉम्बिनेशन केसेस बनाने पड़ेंगे। पहली बॉल व्हाइट, फिर रेड, फिर रेड, फिर व्हाइट, अगेन वैसे उसमें। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कह लो, एवरेज कह लो, जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था वही एवरेज है। एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी में? n इंटू पी, ये एवरेज आ जाता है। जैसे मान लिया एक क्वाइन है, आपने 10 टाइम टॉस किया। ठीक है, एक क्वाइन है, 10 टाइम टॉस किया। अब ये बताओ हेड आने के चांस कितने होते हैं? हेड और टेल, हेड आने के चांस कितने होते हैं? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 50%, यानी कि आधे चांस है हेड आने के, आधे चांस है टेल आने के। सिंपल लैंग्वेज में तो यही बात बनी ना, आधी बार हेड आएगा आधी बार टेल आएगा, यही चांस है। हो सकता है एक्चुअल में हर बार जब भी हम थ्रो कर रहे हैं टेल ही आता रहे, हो सकता है हेड ही आता रहे। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहे। चांसेस कितने, अगर हम सबको इक्वल मान के चले, 50% चांस है हेड आने के, 50% टेल आने के। अब अगर 10 टाइम थ्रो किया आपने, तो ये बताओ हेड आने के चांस कितने हैं? 50%, यानी कि 1/2 इतनी प्रोबेबिलिटी है, आधे चांस है ना हेड आ जाए। तो ये बताओ एक्सपेक्टेशन ऑन एन एवरेज 10 टाइम में हेड कितनी बार आएगा? 10 टाइम थ्रो किया, एन हो गया 10, चांसेस कितने हैं? 1/2। तो बताओ हेड आने के चांस, 5 बार हेड आ जाएगा अपना, है ना, सीधी सी बात है। 5 बार टेल आ जाएगा। एक्चुअल में हो सकता है कि आपके 7 टाइम आ जाए, हो सकता है 10 के 10 बार हेड आ जाए। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही। ठीक है, ऑन एन एवरेज की बात हो रही है। ऑन एन एवरेज 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल आएगा। क्लियर है? तो ये होती है एक्सपेक्टेशन। अब अगर मान लिया आपने 3 कॉइन टॉस किए, एक एग्जांपल पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये फाइंड आउट करना सीखेंगे। 3 कॉइन्स है, बताओ टोटल केसेस? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ठीक है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्सपेक्टेशन किसकी? नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स। अब बताओ कितने हेड्स हो सकते हैं? उसको एक्सआई फंक्शन बोलते हैं जिसका हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए होता है। तो बताओ कितने हेड आ सकते हैं? हो सकता है कोई भी हेड ना आए, 0 हेड, हो सकता है 1 हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड आ जाए, हो सकता है 3 हेड, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। ठीक है, अब इनके चांसेस लिखो। कोई भी हेड ना आए उसके चांस बताओ कितने हैं? सारे के सारे टेल हो, कितने चांस? 1/8। ठीक है, एक हेड आए उसके चांस बताओ? 3/8। 2 हेड आए उसके चांस? 3/8। और तीनों हेड हो उसके चांस? 1/8। यहां तक बात क्लियर? अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सपेक्टेशन, या फिर जिसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज फाइंड आउट कैसे होती है? सिग्मा पी आई एक्स आई, अगर ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो।
ठीक है, अदरवाइज क्या होता है n इंटू पी, अगर सीधी सीधी सी वैल्यू हो। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब सिग्मा पी आई एक्स आई कैलकुलेट कर सकते हो, करो कैलसी पे, 0 इंटू 1/8, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 डिवाइड 8 मेमोरी प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड 8 मेमोरी प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड 8 मेमोरी प्लस एमआरसी, चेक करो 1.5, ठीक है। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बात करती, 3 कॉइन थे, 50% चांस है हेड आने के, तो ऑन एन एवरेज कितनी बार, 1.5 बार, है ना। तो वही आया ना इससे भी। अब लेकिन अब ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन, ये तो हमने सीधा भी फाइंड आउट कर दिया, लेकिन मेथड आना चाहिए। अब अगर अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला वैसे बताओ किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें क्योंकि देखो एन तो टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर ही इंक्लूड है ना, टोटल तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ही इंक्लूड है, और फ्रीक्वेंसी हो तो एफ आई आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां बताओ क्या बनना चाहिए, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, क्लियर है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला देखो यहां लिख लेते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स आई का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो और उसकी पी आई से मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। यहां से स्टार्ट करो, 1 इंटू इक्वल इंटू 3 डिवाइड 8 मेमोरी प्लस 2 इंटू इक्वल इंटू 3 डिवाइड 8 मेमोरी प्लस 3 इंटू इक्वल इंटू 1 डिवाइड 8 मेमोरी प्लस एमआरसी 3, और ये वैल्यू तो 1.5 फाइंड आउट ही की थी, चेक करो वेरिएंस कितना आ गया, 0.75। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 0.75 पॉइंट, तो ये आंसर आ गया। तो क्लियर है कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है, ओके है यहां तक। अब एक क्वेश्चन करके बताओ, 22 क्वेश्चन, ये कह रहे टोटल 12 लैंप्स है, जिसमें से 5 डिफेक्टिव है और 7 गुड वन। एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करो नंबर ऑफ डिफेक्टेड लैंप। अब बताओ डिफेक्टेड कितने हैं, 3, और डिफेक्टेड होने के चांस कितने हैं, 5/12, तो कितना आंसर 15/12 कर सकते हो सभी, वेरी सिंपल, n इंटू पी। कितने लैंप, 3 लैंप, डिफेक्टेड होने चाहिए ना, डिफेक्टेड होने के चांस कितने हैं, 5/12, तो n इंटू पी, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, करो सॉल्व। सबसे पहले इस पे मीन फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे। ये फ्रीक्वेंसी वाई आई जो है वो प्रोबेबिलिटी है, 1 इंटू 0.15 मेमोरी प्लस 2 इंटू 0.25 मेमोरी प्लस 4 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस एंड सोन 3.55। मीन फाइंड आउट करने में किसी को प्रॉब्लम, हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अंडर रूट, सबकी आवाज, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। अब एक्स आई स्क्वायर 1 इंटू इक्वल इंटू 0.15 मेमोरी प्लस 2 इंटू इक्वल इंटू 0.25 मेमोरी प्लस 4 इंटू इक्वल इंटू 0.2 मेमोरी प्लस एंड सोन, कितनी वैल्यू है, 15.45, ये वैल्यू है 3.55। इसको सिंप्लीफाई करके चेक करो कितना आ रहा है, 1.6
और वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेरिएंस बस जो अंदर वाली वैल्यू थी वो वेरिएंस हो जाएगी, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर 2.84। आसान है ना ये क्वेश्चन भी, तुम्हारे लिए भी आसान है। डन। हो गया। नेक्स्ट करो 24 क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 6 वाइट 4 रेड। ये जुगाड़ से बताया था ना मैंने तुम्हें, 6 वाइट 4 रेड। इफ ए पर्सन ड्रॉ 2 बॉल्स एंड रिसीव ₹10 एंड ₹20, अगर व्हाइट बॉल आती है तो 10 रुपीज, रेड बॉल आती है तो 20, तो कैसे करेंगे हम? 2 बॉल ड्रॉ की है, दोनों बॉल व्हाइट हो तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 20। व्हाइट होने के चांस कितने हैं? 6/10। अगर दोनों बॉल रेड आती है तो कितने रुपए मिलेंगे? 40। रेड होने के चांस कितने हैं? 4/10। चेक करना कितनी वैल्यू आ रही है। 28। सिंपल। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया अपना कॉन्सेप्ट। समझ में आया सभी को? अच्छे से कर लेना, ये एक बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।